ससुराल का आखिरी दिन। अखिल और मानव दोनों सगे भाई थे। उनके पिता राघव अपने पिता का पुश्तैनी व्यापार संभालते थे। व्यापार में बहुत नफा नहीं था तो नुकसान भी नहीं था। इस दुकान के भरोसे घर ठीक ठाक चल जाता था। रहने के लिए पिता की बड़ी हवेली नुमा कोठी थी। नौकर चाकर थे। कुल मिलाकर बाहर से देखने में तो परिवार संपन्न ही नजर आता था। धीरे धीरे समय बीता और बड़ा बेटा अखिल 25 साल का हो गया। युवा होते ही अखिल भी पिता के साथ उनके खानदानी बिजनेस में हाथ बटाने लगता है। दोनों बाप बेटे मिलकर अब अपने व्यापार को संभाल रहे थे। अखिल के बिजनेस में आने के बाद बिजनेस की स्थिति अब पहले से बेहतर हो गई थी। अरे मानव बेटा, तूने अभी तक खाना नहीं खाया, जल्दी से खा ले, फिर तुझे कल सुबह कॉलेज भी जल्दी निकलना है ना। अरे नहीं माँ, भैया को आ जाने दीजिए, उनके साथ ही खाना खाऊंगा। अरे बेटा, तुझे पता है ना, उसे दुकान से आते आते रोज 11 बज जाते हैं। क्यों उसके इंतजार में भूखा बैठा रहता है? तू खा ले, उसको मैं खिला दूंगी। अरे माँ, तुम क्यों परेशान होती हो? आ जाने दो ना एक बार भैया को। तुम्हें पता तो है भैया के बिना मुझे खाना खाने में मज़ा नहीं आएगा। नजर ना लगे मेरे दोनों बच्चों के आपसी प्यार को। जहाँ घर घर में भाई भाई के बीच संपत्ति और पैसों को लेकर झगड़े हो रहे हैं। भाई भाई के खून का प्यासा हो गया है। वहीं दूसरी और ये दोनों है बिल्कुल राम लक्ष्मण की जोड़ी। दोनों ही एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते। ज़रूर पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे मैंने, जो ये राम लक्ष्मण की जोड़ी मेरे घर में पैदा हुई। अखिल की माँ शकुंतला अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती थी। बेटों के आपसी प्यार को देखकर अक्सर उसका मन गदगद हो जाया करता था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ मानव ही अखिल को प्यार करता था। अखिल भी मानव के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता था। देख तो छोटे, ये जूते कैसे लग रहा है? अरे भैया, लेकिन ये जूते तो बाबूजी ने आपको दिलवाया है ना। अरे तू पहन कर देख तो सही, तेरे पैरों में आ रहे कि नहीं। हाँ, आ तो रहा है, लेकिन मैं जूते नहीं लेने वाला। कितने मन से लेकर आया है पापा आपके लिए। अरे तूने पहना मैंने पहना, एक ही तो बात है ना। और तू कॉलेज जाता है, 4 लोगों से मिलना जुलना होता है। तेरे पास अच्छे जूते होने ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे क्या करना है इनका? मैं तो वैसे भी पूरा दिन जूते उतार कर पापा के साथ गल्ले पर बैठा रहता हूँ। देखो ना माँ, इतने दिनों बाद तो भैया ने अपने लिए महंगे वाले जूते खरीदे थे और अब वो भी मुझे देने के लिए कह रहे हैं। अरे तेरा बड़ा भाई है, कुछ प्यार से दे तो ले लिया कर, मना नहीं करते। और अखिल को कोई कमी थोड़ी ना है, मालिक है दुकान का, जब मन करेगा तब जूते ले आएगा। तू इसकी चिंता क्यों करता है? अब सुन लिया ना, मिल गई माँ से परमिशन। चल अब रख ले। और सुन, किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना। बस तुम मन लगा कर पढ़ाई कर छोटे। उस दिन दुकान पर पापा, मैंने सोचा है कि मानव को पढ़ने के लिए बाहर भेज देते हैं। अब आप देख ही रहे हैं, हम दोनों तो पूरी मेहनत से बिजनेस में अपनी जान लगा ही रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी मुझे उतना फ्यूचर नहीं दिख रहा। अब हम लोग तो इतने सालों से इसी काम में हैं, अपना तो किसी तरह चल ही जाएगा, लेकिन जानते हुए मानव को गलत दिशा में आगे बढ़ाने का क्या मतलब है? लेकिन बेटा, मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। बाहर का क्या मतलब है? बाहर पढ़ने कहाँ जाएगा? शहर में एक से बढ़कर एक कॉलेज है, यहाँ पढ़ने में क्या समस्या है? समस्या वाली बात नहीं है पापा। मैं चाहता हूँ कि मानव विदेश में जाकर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर आए, फिर उसके बाद वो चाहे तो कहीं नौकरी करे या अपना बिजनेस चलाए, उसकी मर्जी। एक अच्छी डिग्री होगी तो उसकी शुरुआत कम से कम हमसे तो बेहतर होगी। अरे बेटा, कैसी बातें कर रहा है तू? जानता तो है बिजनेस की हालत कैसी चल रही है। ऐसे में मानव को विदेश भेजने के लिए कहाँ से लाखों रुपए आएंगे? विदेशी शिक्षा इतनी सस्ती भी नहीं कि ऐसे ही कोई उसको अफोर्ड कर सके। वो मैं जानता हूँ पापा, विदेशी शिक्षा इतनी आसान नहीं है, लेकिन ठीक है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। तेरा मतलब क्या है बेटा? कहाँ से लाएगा इतना पैसा? चल तू ही बता। पापा, वो अपनी ज़मीन है ना, सड़क के किनारे बरसों से खाली पड़ी है, उसे बेचकर मानव का एडमिशन करा देते हैं। अरे ज़मीन मानव के काम आएगी तो उससे बड़ी बात और क्या होगी हमारे लिए? बेटा, उस ज़मीन में मानव के अलावा तेरा भी बराबर का हिस्सा है। मैं ऐसे पूरी ज़मीन सिर्फ मानव के ऊपर खर्च नहीं कर सकता। आज तो तू भाई के प्रेम में कह रहा है कि ज़मीन बेचकर उसे पढ़ने के लिए बाहर भेज दो, लेकिन कल को जब थोड़ा समय बीत जाएगा तब तुझे अपने निर्णय पर पछतावा होगा और तू अपने साथ साथ मुझे भी कोसेगा। यही कहेगा ना, मैं तो बच्चा था, नादानी में मैंने अपने हिस्से की ज़मीन छोटे भाई को देने के लिए कहा, लेकिन आप तो पिता थे, आपको दोनों संतानों में अंतर नहीं करना चाहिए था। देखो बेटा, समय बड़ा बलवान होता है। आज तुम दोनों भाइयों में प्रेम है, ईश्वर ना करे अगर कल किसी बात पर मन मुटाव हो गया तो ये टीस जीवन भर मन में रहेगी कि आखिर क्यों अपना सब कुछ छोटे भाई के ऊपर लुटा दिया मैंने। अरे कैसी बात करते हो पापा, ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। मैं अपनी इच्छा से कह रहा हूँ और बहुत सोच समझ कर आपसे ये बात कह रहा हूँ कि आप उस प्लॉट का सौदा कर लीजिए।
अपने स्वार्थ में मैं मानव को जीवन भर के लिए इस दुकान पर बैठने के लिए मजबूर नहीं करना चाहता। अरे घर से बाहर निकलेगा तो दुनिया देखेगा, और आप भी जानते हैं कि दुकान में ऐसा कुछ खास रखा नहीं है, बस अपना काम चला रहे हैं हम लोग। बेटे की बात सुनकर अखिल के पिताजी सड़क के किनारे वाली जमीन को बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं और जल्द ही खरीदार जमीन का सौदा करने के लिए एक एक करके जमीन देखने के लिए आने लगते हैं। तकरीबन 2 महीने के अंदर जमीन का सौदा तय हो गया था और एक अच्छी खासी रकम उनके हाथ में आ गई थी। अभी भी सोच ले बेटा, पूंजी के नाम पर मेरे पास बस ये ज़मीन ही थी। अब अगर ये भी चली गई ना तो फिर तुम्हें देने को मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। पर अखिल तो इस समय सिर्फ अपने भाई को सफल होते हुए देखना चाहता था, इसलिए उसने मानव को MBA करने के लिए विदेश भेज दिया। मानव के विदेश जाने के बाद बड़े भाई अखिल की शादी आशा नाम की एक लड़की से हो जाती है। आशा भी अपने पति की तरह समझदार और परिवार को जोड़कर रखने वाली लड़की थी। उसने कभी भी देवर मानव की पढ़ाई में हो रहे खर्चे पर कोई प्रश्न नहीं किया, ना ही कभी घर में हिस्से की बात उठाई। वो पति की भावनाओं का बहुत सम्मान करती थी और यही चाहती थी कि दोनों भाइयों का प्रेम ऐसे ही बना रहे। समय बीतते पता नहीं चलता और देखते देखते 3 साल का वक्त गुजर जाता है। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मानव ऑस्ट्रेलिया से वापस इंडिया लौट आया था, लेकिन दिन भर भाई भाई करने वाले मानव के स्वभाव में अब काफ़ी अंतर आ गया था। देख मानव, जब तक तू विदेश में था पापा नहीं चाहते थे कि तुझे यहाँ के बारे में कुछ भी पता चले, इसलिए परिवार और बिजनेस किन हालातों में रहा इस बारे में हमने तुझसे हमेशा सब कुछ छुपाया। अब तू अपनी पढ़ाई पूरी करके लौट आया है, ऐसा लगता है हमारे दुख के दिन भी बीतने का समय आ गया है। तेरे जाने के बाद हमारा व्यापार भारी मंदी से गुजरने लगा और इस मंदी के दौर में पिताजी भी गंभीर बीमारी का शिकार हो गए। ये 3 साल तो मैंने बड़ी कठिनाई से गुजारे हैं। बस यही सोचकर अपने मन को समझा लेता था कि कुछ दिन की बात है, उसके बाद तू लौट कर आएगा और फिर हमारे दिन बदल जाएंगे। आपका कहने का मतलब क्या है भैया? अच्छा खासा तो चल रहा है पापा का बिजनेस, आप ऐसा क्यों दिखा रहे हैं कि मुझे बाहर भेजकर पढ़ाई करवा कर आप लोगों ने जैसे कोई एहसान कर दिया हो? मानव बेटा, तुम जानते भी हो तुम्हारी पढ़ाई के लिए कितना कुछ सहा है अखिल ने, और आज तुम इस तरह से बात कर रहे हो। मुझे पता है मम्मी, भैया ने जो कुछ भी किया खुद को महान साबित करने के लिए किया। वो तो यही चाहते थे ना कि जीवन भर मैं उनके एहसान के नीचे दबा रहा हूँ। मुझे यहाँ आए हुए 4 दिन नहीं हुए और आप लोग तंगी का रोना रोने लगे। आप लोगों की बात सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं वहां से बोरा भरकर पैसे लेकर आया हूं और मेरे आते ही आपकी तंगी दूर हो जाएगी। अरे रो नहीं रहा है, तुम्हें सच्चाई बता रहा है। तुम्हें पता भी होना चाहिए ना कि घर की स्थिति में है, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई पर कितना खर्चा हुआ है। लाखों रुपए का कर्जा है और बिजनेस भी घाटे में चल रहा है। तुम्हारे बाबूजी के इलाज के लिए भी बहुत कर्जा ले रखा है अखिल ने। तुम्हारी नौकरी लग गई है, अब तुमसे नहीं तो और किससे उम्मीद करेंगे बेटा। पर मानो तो माँ की बातों का जवाब दिए बिना ही वहां से उठकर चला जाता है। अरे यार, विदेश पढ़ने के लिए क्या भेज दिया? माँ, बाबूजी, भैया, भाभी, जिसको देखो हर समय मुझ पर एहसान जताता रहता है। अभी तो मैं डिग्री लेकर लौटा हूँ, कुछ अपने बारे में सोच पाऊँ, इससे पहले ही माँ घर की सारी जिम्मेदारियाँ मेरे सर पर लाद देना चाहती है। अब मुझे समझ में आया मुझे बाहर पढ़ने के लिए आखिर भेजा क्यों था। अरे अपना मतलब सिद्ध करना चाहते थे ना वो लोग, और कुछ नहीं। देख भाई, सीधी सी बात समझ ले, तेरा भाई ना कोई महान वान नहीं है, उसने बस हथियार की तरह तुझे इस्तेमाल किया। अब तो सारी जिंदगी कमाएगा और पूरे परिवार का बोझ उठाएगा। उसके बाद भी बड़े भाई ने तेरे लिए इतना त्याग किया, ये एहसान तू कभी नहीं चुका पाएगा। अरे ठीक ही कह रहा है भाई, मेरे भी कान पक गए भैया की महानता की कहानी सुनते सुनते। अरे मैंने तो कहा ही नहीं था कि सब कुछ बेचकर मेरे ऊपर लगा दो। अब मेरी भी अपनी एक लाइफ है, सारी जिंदगी मैं उनके हिसाब से तो नहीं चल सकता। मुझ पर प्रेशर बना रहे कि जल्द से जल्द नौकरी ज्वाइन करके कर्जे उतारने में उनकी मदद करूं। देख भाई, मेरी बात मान, तो किसी के प्रेशर में आने की ज़रूरत नहीं है। अरे इतने सालों से तू यहाँ था भी नहीं, इन लोगों ने कहाँ खर्च किया, इतने पैसों का क्या किया, तुझे क्या पता। और अंकल के बिजनेस में तेरा तो कभी कोई रोल था ही नहीं। अगर प्रॉफिट का मज़ा तुम्हारे भैया ने उठाया है तो अब लॉस भी उन्हें झेलने दो। तुम इन सब के चक्कर में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी मान, तो अपने लिए अलग घर ले ले, सुकून से अपनी ज़िंदगी बिता। मैं भी यही सोच रहा था। सच बताऊं, मेरी ना जॉब करने की इच्छा ही नहीं है। मैं तो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था। तूने बहुत सही सोची है। मेरे पास ना एक बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया है। अगर तू उसमें इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो तो हम दोनों मिलकर पार्टनरशिप में ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मानो की आंखों पर इस समय दोस्ती का पर्दा पड़ गया था। उस दिन घर जाकर वो सबको बता देता है कि वो नौकरी नहीं करेगा बल्कि अपने दोस्त के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट करेगा।
क्या कहा तूने? तो अब ये घर छोड़कर अलग रहेगा? अरे मुझे समझ में नहीं आता, आखिर ऐसा क्या बुरा किया है तेरे साथ हमने जो आज तू ये दिन दिखा रहा है? अरे भाई नहीं बेटा समझकर तुझ पर सब कुछ लुटाया उसने। सीता जैसी भाभी मिली जिसने कभी नहीं पूछा कि अपने भविष्य को बनाने के बजाय क्यों सारी जमा पूंजी छोटे भाई पर लगा रहे हो, और आज तो उसके साथ सहारा बनकर खड़ा तक नहीं हो सकता। अगर पता होता ना माँ कि सारी जिंदगी इसी एहसान के नीचे दबकर बितानी पड़ेगी मुझे, तो कभी ना जाता मैं विदेश। थक गया हूँ, कान पक गए मेरे एक ही बात को सुन सुन के। बड़े भैया का गुणगान सुनना ना पड़े ऐसी जगह जा रहा हूँ। मेरा दुकान घर से कोई वास्ता नहीं। बख्श दो मुझे, अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करना चाहता हूँ जहाँ मेरी अपनी कुछ पहचान हो। जिंदगी भर बड़े भैया के पीछे खड़े रहकर नहीं बिताना चाहता मैं। माँ मानव को बहुत समझाती है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि घर बिखरने ना पाए, लेकिन मानव कुछ भी समझना ही नहीं चाहता था। उसी दिन मानव अपना सामान लेकर घर छोड़कर चला जाता है। देख लिया ना आपने अखिल, इसी दिन के डर से मैं आपको मना करती थी कि अपनी सारी ज़िंदगी दांव पर मत लगाओ। समय बड़ा बलवान होता है। देखा आपने कैसे रंग बदल लिए मानव ने। इसे देखकर लगता ही नहीं कि हमारा वही मानव है ये। अब क्या करेंगे, कैसे ये कर्ज उतारेंगे? मैं मेहनत कर रहा हूँ ना, और ऐसा तो नहीं है कि हमने मानव को इसीलिए पढ़ाया था कि वो कल को हमें कमा कर रुपये देगा। मैंने जो किया वो मेरा फ़र्ज़ था। उससे कोई मतलब हल करने के लिए मैंने उसे विदेश पढ़ने नहीं भेजा था। अरे वो मेरा छोटा भाई है, आज भी बहुत प्यार करता हूँ मैं उससे। छोटा है, भटक गया है, पर मुझे पूरा यकीन है कि आज नहीं तो कल उसे परिवार की अहमियत समझ में आएगी। अखिल की माँ और पत्नी आशा को मानव के व्यवहार से बहुत तकलीफ हुई थी। बड़े भाई ने अपने भविष्य की चिंता किए बिना सारा पैसा उसे आगे बढ़ाने में खर्च कर दिया था। वहीं छोटा भाई आज अपने भविष्य को संभालने के लिए बड़े भाई को बीच मझधार में छोड़कर चला गया था। अपनी विदेशी डिग्री का मानव को बहुत घमंड हो गया था, इसलिए घर में बड़े भाई के होते हुए भी वो व्यापार से संबंधित कोई भी सलाह अपने भाई से नहीं लेता और अपने दोस्त की बातों में आकर मार्केट से भारी लोन उठा लेता है। कुछ महीनों के बाद बिना कोई रिसर्च एनालिसिस किए मैंने दोस्त के कहने पर इस बिजनेस में लाखों रुपए इन्वेस्ट कर दिए। सब कुछ डूबता जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा करूँ तो क्या करूँ। जो दोस्त कल परिवार से अलग होने के नाम पर मेरे साथ खड़े हुए थे, मतलब निकलने के बाद अब मुझे अकेला छोड़कर गायब हो गए। अपना कहने के लिए मेरे पास अब कोई भी नहीं। अपने परिवार को तो मैं खुद ठुकरा कर आया था और दोस्तों ने तो ऐसी दोस्ती निभाई कि मुझे भारी कर्ज में डुबोकर खुद रफू चक्कर हो गए। कर्जदार रोज दरवाजे पर आकर अपना बकाया चुकता करने को कह रहे हैं, लेकिन मेरी जेब में फूटी कौड़ी तक नहीं। क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे मदद मांगूं, कुछ समझ में नहीं आता। काश मैंने भैया का साथ ना छोड़ा होता तो वो मेरे सुख दुख में मेरे काम आते। लेकिन अब अफसोस करने से कोई फ़ायदा नहीं। मैंने तो खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। मेरे जैसे भाई और बेटे के साथ यही होना चाहिए था। जो बेटा अपने बीमार पिता को ऐसी हालत में छोड़कर अपनी अलग दूसरी दुनिया बसाने के लिए चला जाए, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। मानव अकेले में बैठा हुआ अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था, लेकिन उसके अंदर अब इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि सामने से जाकर बड़े भाई और बाकी घर वालों से माफ़ी मांग सके। कुछ दिन बाद तुझ पर इतनी बड़ी मुसीबत आ गई, फिर भी तूने मुझे नहीं बताया। इतना पराया हो गया हूँ क्या मैं तेरे लिए? मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ भैया, किस मुंह से आता आपके पास। इसलिए यहाँ अकेले में रहकर अपने किए पर प्रायश्चित कर रहा हूँ। जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे ऐसी गुमनामी की ज़िंदगी जीने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है तेरे ऊपर बहुत भारी कर्ज हो गया है, तो चिंता मत कर। तेरा भाई है ना, सब सही हो जाएगा। तू चल अपने घर चल छोटे। लेकिन भैया आपके पास इतना पैसा कहाँ से आएगा? अब तो पहले से ही कर्ज में थे, कहाँ से लाएंगे इतना रुपया? मेरे ऊपर तो करोड़ों रुपए का कर्ज है। मैंने कहा ना अभी तू छोटा है, छोटा बन कर रहा। इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों में फंसने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सब इंतज़ाम कर लिया है। हमारे मकान का सौदा कर लिया है। उतने पैसों में आराम से तेरा कर्ज भी चुकता हो जाएगा और हमारे लिए एक नए मकान का इंतज़ाम भी हो जाएगा। थोड़े छोटे मकान में रह लेंगे, अरे कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या कह रहे भैया आप? पहले ही सब कुछ मेरे लिए बेच चुके हैं, अब एक मकान ही तो बचा है, उसे भी बेच देंगे? नहीं नहीं, मैं इतना बड़ा पाप नहीं कर सकता। घर वो होता है छोटे जहाँ पूरा परिवार साथ रहता है। हम सब जहाँ साथ में रहेंगे ना, वही हमारा घर होगा। इमारत से नहीं, अपनों के रहने से घर घर बनता है। तो सारी चिंता छोड़ दे, हम दोनों भाई मिलकर एक नई शुरुआत करेंगे, सब सही हो जाएगा। अखिल और मानव मिलकर अपना पुश्तैनी मकान बेच देते हैं और उससे मिले करोड़ों रुपए से अपना सारा कर्जा चुकता कर देते हैं।
मानव ने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा सबक सीख लिया था। मानव, अखिल, उसके माँ बाप और भाभी आशा, सभी लोग मिलकर अब एक छोटे से मकान में रहते हैं और फिर से अपने पिता का वही पुश्तैनी बिजनेस आगे बढ़ाने की कोशिश में लग जाते हैं।